ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। तो संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है। नई सरकार का एजेंडा। अभी आपने देखा है कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं और एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ले ली है। और लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543 सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार का गठन होने के बाद यह आवश्यक है कि जिन कारणों से भाजपा को बहुमत से कम सीटें हासिल हुई हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाए और भविष्य की नीतियां तय की जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू के सहयोग से गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल सरकार के स्थायित्व को लेकर कोई खतरा नहीं है और आशा है कि यह सरकार पहले की तरह मजबूती के साथ काम करती रहेगी और सहयोगी दलगत हितों अथवा अपने अपने राज्य के हितों के बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे। चूंकि मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में कोविड महामारी का सामना करने के बाद भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की और इसके चलते भारत सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिकी वाला देश बना रहा है। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में अर्थव्यवस्था को और अधिक बल मिलेगा। मोदी सरकार को एक और जहां देश की आर्थिक प्रगति को बनाए रखना होगा, वहीं आप देखते हैं कि भाजपा को अपनी कम हो गई राजनीतिक ताकत को फिर से पाने के प्रयत्न भी करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। चुनावी नतीजे के विश्लेषण से यह बात प्रमुखता से सामने आई है कि 400 पार का नारा भाजपा के लिए मददगार नहीं साबित हुआ है, क्योंकि विपक्ष ने यह झूठा प्रचार किया कि भाजपा इतनी अधिक सीटें पाकर संविधान बदल देगी और आरक्षण भी खत्म कर देगी। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में आरक्षण के दायरे को और बढ़ाया ही है, लेकिन विपक्ष के दुष्प्रचार के चलते आरक्षित वर्ग में यह भय पैदा हो गया कि कहीं 400 सीटें पाने के बाद मोदी सरकार आरक्षण खत्म ना कर दे। चूंकि आरक्षित वर्ग आरक्षण के लाभ हासिल करते रहना चाहता है और वह उसके लिए एक बड़ा संबल है, इसलिए उसने अपने खिलाफ वोट दिया और उसके खिलाफ वोट दिया। और अब भाजपा के सामने यह चुनौती है कि आरक्षित तबके के जो लोग उसके प्रति आशंकित हो उठे, उन्होंने उसके खिलाफ मतदान किया, उसका भरोसा फिर से कैसे हासिल करें। मोदी सरकार को इस कार्यकाल में रोजगार के मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अपने देश में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरियां अधिक हैं। औसतन भारतीय यह मानकर चलता है कि सबसे अच्छी नौकरी सरकारी नौकरी होती है और यदि एक बार वह मिल जाए तो जीवन निश्चिंत हो जाता है। घर परिवार के लोग और समाज भी सरकारी नौकरी को सुरक्षित जीवन के लिए की गारंटी मानता है। सरकारी नौकरियों को लेकर यह जो धारणा व्याप्त है उसे बदलने की जरूरत है। इसलिए और भी क्योंकि सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्यशैली में अंतर है। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी जाने का कोई भय नहीं होता है, लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है और इसलिए उन्हें अपनी कार्यकुशलता बेहतर करनी होती है, जबकि सरकारी कर्मचारी कार्य कौशल बनने का जतन नहीं करते हैं। अपने देश में यदि किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो वह मुश्किल से ही जाती है, भले ही कोई कितनी भी लापरवाही से कार्य करे। नौकरी की गारंटी के चलते सरकारी नौकरियों के प्रति चाहत तो प्रबल है, लेकिन जवाबदेही का अभाव है और सरकारी कामकाज में कोई सुधार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकारी कर्मचारी जवाबदेही से मुक्त हैं और चूंकि विपक्षी दल सरकारी नौकरियों का मुद्दा उठाकर लगातार रहते हैं और इसलिए सरकार सरकारी नौकरियों को लेकर दबाव में रहती है। पिछली सरकार ने विपक्षी दलों के दबाव में एक वर्ष में 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा करके एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की थी और निस्संदेह रिक्त सरकारी पदों को भरा जाना चाहिए। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो सरकारी कामकाज की कुशलता को नई धार देनी होगी। ऐसी भी कोई व्यवस्था बनानी होगी जिससे अपना काम ढंग से ना करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी खोने का भय हो। आज जरूरत है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यकुशलता के मामले में प्रतिस्पर्धा कायम हो और सरकारी नौकरी पर दबाव कम करने के लिए ऐसे भी प्रयत्न करने होंगे कि निजी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ें और इसके लिए लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का विस्तार करना होगा। यदि मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में सरकारी कामकाज के स्तर में सुधार ला सके तो इससे जनता को भी लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी।
और प्रशासनिक सुधार एक लंबे समय से लंबित है। मोदी सरकार को चाहिए कि प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकारी नौकरियों को जवाबदेही और जिम्मेदारी का पर्याय बना दे। और जब सरकारी नौकरियां आराम तलबी का जरिया नहीं रह जाएंगी, कर्मचारियों को उसकी ढिलाई के लिए दंडित करने की व्यवस्था होगी, तो सरकारी नौकरियों का आकर्षण कम हो जाएगा। वैसे तो मोदी सरकार ने पहले से ही 100 दिन का अपना एजेंडा तय कर रखा है और वह उसे पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध भी है, लेकिन उसे इस एजेंडे को पूरा करने के साथ कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान देना होगा। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सका और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आबादी का एक बड़ा वर्ग कृषि पर निर्भर है, जबकि उसकी उत्पादकता कम है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना अभी भी एक चुनौती है। कृषि केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, लेकिन संकीर्ण राजनीति के चलते उसमें आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार की किसी अच्छी पहल का भी इस तरह बेजा विरोध होता है। इसलिए किसानों के भले ही के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों को विरोध में छेड़े गए आंदोलन से देखा जा सकता है। हालांकि आप देखिए, कुछ किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के अड़ियल रवैये के कारण इन कानूनों को वापस लेना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी है। मोदी सरकार को अपने एजेंडे को पूरा करने के साथ ही भाजपा को अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत फिर से हासिल करने के जतन करने होंगे। उसे यह ध्यान रखना होगा कि यह काम आसान नहीं है। संजय गुप्त साहब के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस तरह के मुद्दों पर जरूर दिया करिएगा। और हमारे देश में आप देखिए, सरकारी नौकरी का चलन तो है, ये बात आप मानिए या ना मानिए, आप कुछ भी अपना कर रहे हैं, कितना भी कमा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। हमारे यहाँ आप देखते हैं ग्रेड 4 की भी नौकरी है तो उसका अलग ही जलवा रहता है। हार में भी जीत देखने की कला। इस बार आम चुनाव में सरकार बनाने वाले ना ठीक से जीते हैं और ना ही विपक्ष में बैठने वाले ठीक से हारे हैं। सब अपने अपनी संतुष्टि लेके बैठे हुए हैं। कांग्रेस खुश हो रही कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और बीजेपी खुश हो रही कि उसकी एनडीए को बहुमत मिला है। इस बार ईवीएम भी बदनाम होने से बच गई। मोटे अनाज के उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन ये बात कह रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में सुने हैं? इसकी स्थापना के बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना देखिए 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात होती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का ये संगठन है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भारत 43.90% और अन्य देखिए 23.68%, चीन 8.97%, नाइजर 7.13%, नाइजीरिया 6.39%, सूडान 4.99%, माली आप देखिए 4.94%। तो भारत सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े जरूर याद रखा करिएगा आप लोग, ठीक है। जीत हार का खेल, जीवन जीत हार की जंग है। इस द्वंद्व के दौरान मस्तिष्क में कई प्रश्न उठते रहते हैं। जितना हम प्रश्नों से दूर भागते हैं उतना सिमटते जाते हैं। कहा गया है कि बीते कल से सीखें, आज में जिएं और आने वाले कल के लिए आस को जिंदा रखें। सबसे जरूरी ये प्रश्न पूछना बंद ना करें, क्योंकि इन प्रश्नों में ही जीवन की जीत या फिर हार छिपी होती है। जीवन सांप सीढ़ी का खेल है और इसमें 1 से शुरू होकर 100 अंक तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में सांप और सीढ़ी दोनों मिलते हैं। जीवन में इसी तरह सफलता असफलता दोनों का सामना करना होता है। कभी जीत के बहुत करीब पहुंचने वाला खिलाड़ी सांप के डसने के कारण खेल के आरंभ में पहुंच जाता है और बहुत पीछे चल रहा खिलाड़ी सीढ़ी मिलने के बाद आगे पहुंच जाता है। सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा ना। कई लोग जीवन में सीढ़ी रूपी अवसर मिलने से दूसरों से आगे निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई आगे निकल चुके लोग सांप रूपी समस्या के कारण जीवन में पिछड़ जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी कभी सफलता के अवसर मिलते हैं तो कभी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। जरूरत है कि संतुलन बनाने की, हौसला रखने की, उम्मीद को कायम रखने की, क्योंकि जीवन कभी एक जैसा नहीं चलता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। निराश ना हो। असफलता के दौर में याद रखिए कि केवल एक सुनहरा अवसर आपको काफी आगे पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आप देखते हैं, अगर आप जीवन में काफी आगे चल रहे हैं तो इस बात का घमंड ना करें कि क्योंकि एक मुसीबत आपको जमीन दिखा सकती है। हम जीवन के अच्छे बुरे समय का अंकन असंतुलित होकर ठीक से करना सीखें।
इसलिए कहा गया है कि अपनी आंखों को सितारों पर टिकाने से पहले अपने पैर जमीन पर टिका लें। देखिए, एक विनम्र तरीके से रहिए, पॉजिटिव रहिए और इंसानियत मानवता बना के रखिए और अपना 100% दीजिए जो भी काम करें और आगे बढ़ते रहिए, संतुष्ट रहिए हर हाल में। ये नक्सलियों का खात्मा, तो एक बात आपको मालूम होना चाहिए, नक्सल क्या होता है आखिर? ये आप देखिए, नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक मुठभेड़ में 8 नक्सलियों का मारा जाना यही बता रहा है कि उनकी सफाई का अभियान पूरी ताकत से जारी है। चूंकि इस मुठभेड़ में एक जवान को अपनी बलिदान देना पड़ा और 2 अन्य घायल हो गए, इसलिए यह अभियान इस तरह चलाया जाना चाहिए जिससे सुरक्षा बलों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। छत्तीसगढ़ में नई भाजपा सरकार आने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ अभियान जिस तरह से तेज हुआ है, उससे यही पता चलता है कि उनके खात्मे के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया जा रहा है। अच्छा होता कि यह परिचय पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से भी दिया जाता। समझना कठिन है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। नक्सलियों के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। वे कानून एवं व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। एक समय तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते थे। यह अच्छी बात है कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से नक्सलियों पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी भी आई है, लेकिन इसके बाद भी उनके सफाई के अभियान में कोई ढील नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अतीत में भी नक्सली संगठनों की कमर तोड़ी जा चुकी है। जब ऐसा लगता है कि वे पस्त पड़ गए हैं, तब उन्होंने नए सिरे से संगठित होकर फिर से सिर उठा लिया और कानून के शासन के लिए चुनौती बन गए। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक 125 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। बेहतर होगा कि उनके खिलाफ जैसा अभियान छत्तीसगढ़ में जारी है, वैसा पड़ोसी राज्यों में भी चलाया जाए। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नक्सली एक राज्य से दूसरे में खिसक जाते हैं और नक्सलियों को जड़ मूल से खत्म करने का अभियान सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में चलाया जाना समय की मांग है। अब तो ऐसे सभी राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे बंदूक के बल पर सत्ता हासिल करने का नापाक इरादा रखते हैं। लोकतंत्र को नाम मानने और विजातीय विशैली विचारधारा वाले नक्सलियों के खात्मे का अभियान जारी रखते हुए इसकी तरह तक भी पहुंचा जाना चाहिए कि आखिर उन्हें आधुनिक हथियार और विस्फोटक कहाँ से मिलते हैं। इसी तरह उनके खुले छिपे समर्थकों के इस दुष्प्रचार के खिलाफ भी सजगता दिखानी होगी कि विकास न होने के कारण नक्सलवाद पनपता है। सच है कि नक्सलवादी आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रेलवे और अस्पताल पहुंचाने में बाधा डालते हैं। मूलतः वे निर्धन वंचित तबकों के हितों की फर्जी आड़ लेकर उगाही करने का काम करते हैं। नक्सली संगठन गरीबों के हितैषी नहीं बल्कि उनके शोषक हैं। ऑक्सीजन प्लांट, ये तो आप लोगों ने ऑक्सीजन की कीमत तो कोरोना महामारी में समझ ली होगी। उत्तराखंड में आमजन की सेहत को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था विभाग इस कदर लापरवाह बना है कि उसे कोरोना काल के दौरान विभिन्न अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट तक की सुध नहीं है। 3 साल पहले लगे इन प्लांटों में कहीं तकनीशियन की कमी है तो कहीं महंगा संचालन आड़े आ रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट कोई गैर उपयोगी उपक्रम भी नहीं है। विभाग चाहे तो इसमें उत्पादित ऑक्सीजन का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश ऑक्सीजन प्लांट या तो 100 पीस बने हुए हैं या बंद होने के कगार पर हैं। देहरादून एवं हरिद्वार को छोड़ गढ़वाल मंडल के 5 जिलों में ही कोरोना काल के दौरान लगे 27 प्लांट में से सिर्फ 13 ही वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों की भी है। ठीक है कि कोरोना काल में स्थितियां प्रतिकूल थी, अब इतनी ऑक्सीजन की खपत ही नहीं है, लेकिन ऐसे में क्या इस बात पर विचार नहीं होना चाहिए कि इन प्लांट का क्या बेहतर उपयोग हो सकता। जनता के धन की इस तरह बर्बादी को समझदारी नहीं है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। विडंबना देखी कि तस्वीर ऐसी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन प्लांट से उन प्रशिक्षित कर्मचारियों को भी हटा दिया जो कोरोना काल में इनकी देखरेख के लिए तैनात किए गए थे। कई कार्मिकों को 2 महीने को तो महीनों तक वेतन ही नहीं दिया गया, इसलिए वे खुद ही छोड़कर चले गए। विभाग का यह रवैया निश्चित रूप से चिंताजनक है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि प्रदेश के हित में स्थापित छोटी और बड़ी योजनाओं का बेहतर उपयोग हो। समय के साथ कोई योजना प्रासंगिक नहीं होती, उसमें बदलाव कर प्रासंगिक बनाया जाए। कब आया पृथ्वी पर ताजा पानी, ये भी देख लीजिए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्वच्छ जल के बगैर संभव नहीं थी, लेकिन विज्ञानी अभी तक यह निर्धारित नहीं कर पा रहे थे कि हमारे ग्रह पर स्वच्छ जल पहली बार कब आया था। अब एक नए शोध में पाया गया कि पृथ्वी की सतह से पहली बार लगभग 4 अरब वर्ष पहले स्वच्छ जल का अनुभव किया।
और इससे पहले विज्ञानियों ने 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी को स्वच्छ जल मिलने का अनुमान लगाया था। ऑस्ट्रेलिया और चीन के शोधकर्ताओं ने प्राचीन खनिजों में फंसे ऑक्सीजन के आइसोटोप का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया कि ताजे पानी के पहले संकेतों ने हमारे नवजात ग्रह की सतह को कम नम किया होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जैक हिल्स में पृथ्वी की पपड़ी की सबसे पुरानी बची हुई सामग्री मौजूद है। यहाँ 4.4 अरब वर्ष तक प्राचीन खनिज गर्मी और दबाव से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहे। इस इलाके में इन दिनों बहुत अधिक पानी नहीं मिलता है, लेकिन विज्ञानियों को चट्टान के हार्डिन जिरकॉन क्रिस्टल के अंदर फंसी पृथ्वी की सबसे पुरानी बारिश के सबूत मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन विश्वविद्यालय के भूविज्ञानियों को जिरकॉन खनिज के छोटे क्रिस्टल में ऑक्सीजन के 4 अरब साल पहले के आइसोटोप के चिन्ह मिले हैं। विज्ञानियों ने जिरकॉन के छोटे कणों का विश्लेषण करने के लिए सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया और यह पता लगाया कि जिस गर्म और तरल चट्टान मैग्मा से क्रिस्टल बने उसमें से कौन से ऑक्सीजन आइसोटोप मौजूद हैं। जैक हिल्स के जिरकॉन खनिज में आइसोटोप की अत्यंत हल्की संरचनाएं तभी संभव थी जब वे मेंटल परवर्टी और मध्य भाग के बीच का भाग के नीचे बनी हो और ताजे पानी के संपर्क में भी आई हो। इन क्रिस्टलों के भीतर पृथ्वी की पहली बारिश के सबूत भी हो सकते हैं और ऐसे में हल्के ऑक्सीजन आइसोटोप आमतौर पर पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर नीचे चट्टानों को बदलने वाले गर्म ताजे पानी का परिणाम होते हैं। यह खोज न केवल पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालती है, बल्कि यह भी बताती है कि भूभाग और ताजे पानी ने ग्रह के बनने के 60 करोड़ वर्ष से भी कम समय बाद अपेक्षाकृत कम समय सीमा के भीतर जीवन के पनपने के लिए मंच तैयार किया है। पहले यह माना जाता था कि उस समय भूप्रपटी समुद्र के नीचे डूबी हुई थी, इसलिए इस नए शोध से पता चलता है कि शुष्क भूमि, ताजे पानी के जलाशय, जल चक्र और संभवतः पृथ्वी पर जीवन भी हमारे अनुमान से बहुत पहले ही प्रकट हो गए थे। और यह निष्कर्ष पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे जीवन की उत्पत्ति में आगे की खोज में मदद मिलेगी। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। आज संडे है तो आप लोग कहेंगे क्या स्पेशल है, तो आज रात में 9 बजे हम लोग मिलेंगे लाइव आकर। और कम आर्टिकल ही एडिटोरियल आज काम के रहते हैं। अहंकार के छद्म विमर्श से राजनीति। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को अपेक्षाकृत कम सीटों पर जीत हासिल होने के को विपक्षी दलों के तमाम नेता अहंकार से जोड़कर व्याख्यापित कर रहे हैं। हाल ही में मोहन भागवत द्वारा दिए गए एक संबोधन में से भी कुछ तत्वों को निकालकर विपक्षी इकोसिस्टम उसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अहंकारी होने के तर्क गढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष इकोसिस्टम द्वारा गढ़े जाने वाले छद्म विमर्श को समग्रता से समझने की आवश्यकता है, जिससे कि माध्यम से उसकी मंशा भी समझ में आती है। राजनीति की बातें हो रही, पढ़ना पढ़ सकते हैं। खरी परीक्षा में धांधली के तरीके, ये किताबें रहती हैं, पढ़ना हुआ कर तो पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और इस तरह से आप देखेंगे आज के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, एडिटोरियल थे, संपादकीय पार्ट था, उसे कवर कर लिया हम लोगों ने। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए आप लोग, ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।